हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट बुक्स। आज की बुक समरी है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। आमतौर पर हम सब खुशियाँ कहाँ ढूंढते हैं? अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, ऑफिस, बिजनेस या कॉलेज में, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में। जबकि खुशियों का सोर्स एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत होता है तो आपको खुशियाँ नहीं मिलती? क्योंकि खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है जो इंटरनल हैप्पीनेस से आती है, एक्सटर्नल से नहीं। इसीलिए अगर हम माइंड को ट्रेन कर लें तो इंसान हर हाल में खुश रह सकता है। अब एक्सटर्नल फैक्टर से आपको कुछ देर के लिए खुशी डेफिनेटली मिल सकती है। मतलब ये कि अगर आपको आईफोन मिल जाए तो आपको टेम्पररी हैप्पीनेस जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो फिर आपको आईफोन तो क्या, आपका ड्रीम स्पेस से भी खुशी नहीं दे सकता। जिस इंसान ने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया, वो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी में भी खुश रह सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन जिसको रोना है, उसके लिए छोटे से छोटा रीजन भी काफी है। तो दुख का ये सारा खेल एक्सटर्नल फैक्टर और चीजों से नहीं, बल्कि हमारे थॉट्स, हमारी मेंटल स्टेट से जुड़ा होता है। अब गुस्से में तो हमें अपने दोस्त भी दुश्मन की तरह लगते हैं, लेकिन अगर आपका मूड अच्छा है तो हम दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। इसीलिए दिमाग को ये ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है कि कैसे हम कॉन्स्टेंटली अपने नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और इसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को डेवलप। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो आपको हर हाल में खुश रहने की स्ट्रेंथ दे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस इस बुक के ऑथर है हॉवर्ड कटलर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट भी है। उन्होंने 14 दलाई लामा का कई दिनों तक इंटरव्यू किया और ये जानने की कोशिश की कि दलाई लामा ने शांति और खुशी कैसे प्राप्त की। ये बुक उसी इंटरव्यू का एक रिजल्ट है। द राइट टू हैप्पीनेस। दलाई लामा का मानना है कि हमारी लाइफ का असली मकसद खुश रहना है, चाहे हम लोग किसी धर्म को माने या ना माने। हम बस अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। इस वक्त इस दुनिया में कितने ही लोग जन्म ले रहे होंगे, जिनमें से कुछ लोग शायद कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक ही जी पाए, कुछ लोग शायद 100 वर्षों से ज्यादा जिए। चाहे हम एक दिन जिए या एक सदी, हमारी जिंदगी का असली मकसद तो खुश रहना ही है। अब जो लोग खुश रहते हैं वो उन लोगों से ज्यादा लविंग और फॉरगिविंग होते हैं जो खुश नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ट्रैफिक में फंसे हैं, पूरे 20 मिनट तक आपने वेट किया, फाइनली गाड़ियां थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई, तभी आपने देखा कि आपकी बराबर में गाड़ी चलाता हुआ एक व्यक्ति आपके लेन में आना चाहता है। अगर आपका मूड अच्छा होगा तो हो सकता है कि आप अपनी गाड़ी को रोककर उसको अपने लेन में आने दें। लेकिन अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो आप सोचेंगे कि मैं इतनी देर से आगे बढ़ने का वेट कर रही थी, तो फिर मैं किसी और को आगे बढ़ने का मौका क्यों दूं। यही सोचकर आप तेजी से उस लेन में आगे बढ़ जाएंगे। अब इस एग्जाम्पल से आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि जब हम खुश रहते हैं तब हम खराब सिचुएशन में भी खुद को और खुद के आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखते हैं। जैसे जैसे हम अपने लाइफ के उन फैक्टर्स को समझने लगते हैं जो हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, वैसे वैसे हमें ये भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है हमारा खुश रहना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि हमारी फैमिली और यहाँ तक कि पूरी सोसाइटी के लिए भी कितना अच्छा है। द पाथ टू हैप्पीनेस। खुद खुश रहने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? लर्निंग। यानी कि पहले हमें सीखना होगा कि किस तरीके से हमारे नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं और कैसे पॉजिटिव इमोशंस हमारे लिए हेल्पफुल। अब हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव इमोशंस सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम खुद को बदलने की ओर एक पहला कदम उठाते हैं। हेट्रेड, जेलसी और एंगर, ये सारे नेगेटिव इमोशंस ही तो हैं जो हमारी खुशियों को कुचल देते हैं और फिर इसी वजह से हमारे अंदर फियर, हेजिटेशन और इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स आती हैं। हम अपने आप को बहुत अकेला फील करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर काइंडनेस और लव जैसे पॉजिटिव इमोशंस हमारे लाइफ में खुशियाँ लेकर आते हैं और तब हम अपने लाइफ को इस पूरी दुनिया से कनेक्टेड फील करने लगते हैं। मेंटल डिसिप्लिन। जिस तरह हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है ना, वैसे ही अगर आपको खुश रहना है तो आपको कुछ ऐसे मेथड्स सीखने होंगे जिससे आप अपने नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करें।
लेकिन उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि ये काम किसी एक टेक्निक को बस 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से तो नहीं होगा। जैसे अगर आपको वेट लॉस करना है तो सिर्फ 2 दिन एक्सरसाइज करने से तो आपका वेट लॉस होगा नहीं। वैसे ही खुश रहने की ये टेक्निक भी आपको बहुत टाइम तक फॉलो करनी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तब आपकी बॉडी को उस नए इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वैसे ही हम अपने माइंड को एक नेगेटिव मेंटल स्टेट से एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। हमें रोज सुबह उठकर खुद से ये कहना चाहिए कि मैं आज के दिन को वेस्ट नहीं होने दूंगी, पूरा दिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पहले से बेहतर तरीके से जीऊंगी। और फिर रात को सोने से पहले आपको खुद से ये पूछना है, क्या मैंने आज का दिन वैसे ही बिताया जैसा मैंने सोचा था? और ये प्रोसेस आपको रोज करना है। धीरे धीरे आपको ये फील होगा कि आपका माइंड उस पॉजिटिव एक्सपेक्ट में जा रहा है। शुरुआत में आपको अपनी पॉजिटिविटी आपकी नेगेटिविटी के सामने बहुत ही छोटी नजर आएगी, लेकिन आपको बस लगे रहना है। लेकिन धीरे धीरे ये नेगेटिव बिहेवियर आपकी लाइफ से अपने आप ही गायब हो जाएंगे। ये तो सच है कि चाहे हम कोई भी एक्टिविटी करें, इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं जिसे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से ईजी ना बनाया जा सके। ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की हेल्प से हम खुद में बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। इथिकल डिसिप्लिन, इथिकल बिहेवियर और इनर डिसिप्लिन, ये दोनों ही हमारी लाइफ को बेहतर बनाते हैं। इन दोनों को मिलाकर जो वर्ड बनता है उसे हम कहते हैं इथिकल डिसिप्लिन। अब यहाँ डिसिप्लिन का मतलब क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमें अपने नेगेटिव क्वालिटीज को ओवरकम करने के लिए अप्लाई करना चाहिए। ये बात क्यों जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई क्रिमिनल गैंग है, वो किसी रॉबरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए डिसिप्लिन का इस्तेमाल करता है, तो क्या ऐसा डिसिप्लिन जरूरी है? नहीं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है तो नॉलेज ही काम आती है, और इसको पाने के अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। स्टोन एज, जब इंसानों को नहीं पता था कि खाना कैसे पकाते हैं, तब हम जंगली जानवरों की तरह खाते थे। पर जैसे टाइम आगे बढ़ा, हम इंसानों ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, और इसके बाद हमने सीखा कि खाना कैसे पकाते हैं, किस तरह मसाले डालकर उसे और भी टेस्टी बनाते हैं। फिर इसी तरह हमने अलग अलग प्रकार के डिशेस बनाने सीख लिए। अगर हम आज के टाइम की बात करें तो जब हम कभी बीमार होते हैं तो हमारी नॉलेज की वजह से हम समझ पाते हैं कि कौन सा खाना हमारे लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। तो अब चाहे मन में हमें खाने की कितनी भी इच्छा क्यों ना हो रही हो, कितनी भी क्रेविंग्स क्यों ना हो रही हो, बस उस टाइम तो हम ये कोशिश करते ही है ना कि इस टाइम हमें ये खाना नहीं खाना है। हमें अपने बिहेवियर के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को भी कंपेयर करना चाहिए। अगर इसको एग्जाम्पल से समझें, गुस्सा एक ऐसा इमोशन है जो हर किसी में होता है, एक इंसान में भी, एक जानवर में भी। लेकिन जंगली जानवर को ये नहीं पता होता कि वो एंगर उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, लेकिन हम इंसानों को पता होता है, तो हमारे पास इस बात की नॉलेज है। इसी तरह जितना ज़्यादा हम जानेंगे कौन कौन सी चीज़ें हमारे लाइफ में हैप्पीनेस लाती हैं और कौन सी सैडनेस, तो हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? अब बहुत से लोग एथीस्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। दलाई लामा कहते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका रिलीजन क्या है या आपका कोई रिलीजन है भी या नहीं, वो एक बेसिक स्पिरिचुअलिटी में बिलीव रखते हैं। अब ये बेसिक स्पिरिचुअलिटी क्या है? इसमें वो चीज़ें आती हैं जो हमें स्पिरिचुअल बनाती हैं, जैसे आपका दयालु होना, एक अच्छा इंसान बनना, एक दूसरे की परवाह करना। अब दुख से डील करने का हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है कि उनमें से कोई भी तरीका ना गलत हो ना सही। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो हर चीज के छिपे मतलब को ढूंढे, चाहे सिचुएशन अच्छी हो या खराब, वो दोनों से ही कुछ ना कुछ सीखे, ताकि वो सीख को अपने और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करे। तो हमें भी खुद से पूछना चाहिए कि आपके लिए स्पिरिचुअल होने का क्या मतलब है? आप क्यों स्पिरिचुअल होना चाहते हैं? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जब दलाई लामा से दुख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो अपने दुख को बहुत ही ज्यादा अननेचुरल मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी लाइफ में दुख है ही क्यों, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। हम हमेशा अपने दुख का रीजन किसी और को मानते हैं, जबकि असलियत में इसका कोई दोष ही नहीं होता। केवल एक ही चीज है जो स्थायी होती है, वो है चेंज। हमें अपनी पास्ट की बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो भी इस चेंज के अगेंस्ट जाते हैं उन्हें सैडनेस मिलती है, वही इसका मेन रीजन होता है।
लेकिन एक बार अगर आपने इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो आप अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। हम इसका मतलब समझ सकते हैं। बी ऑनेस्ट अबाउट योर लिमिट्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग तरीके होते हैं। ज्यादातर तरीके ऐसे होते हैं जिनमें हम खुद को चैलेंज करते हैं, लेकिन इसमें दलाई लामा का एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि हमें अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। हम अपने और दूसरे लोगों के साथ इस बात को लेकर ईमानदार रहें कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर हम इस बात को लेकर सेटिस्फाई हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते, तो हम इस बात को सबके सामने भी मान सकते हैं। बाहर से सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के बजाय हम सच्चाई के रास्ते पर चलकर और अंदर सही से अपने आत्मविश्वास ला सकते हैं। अगर हमें किसी की कोई बात समझ नहीं आती, तो हमें उस इंसान को बताना चाहिए कि वो हमें दोबारा समझाए। अपनी लिमिट्स के साथ सेटिस्फाई होने से पहले यह जानना होगा कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, और इसके लिए आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की नीड होगी। हमें खुद को टेस्ट करना होगा। हमें यह जानना होगा कि कौन सा काम आप ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं और कौन सा नहीं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और उन्हें आगे बढ़ाना होगा, और हमेशा खुद के और दुनिया के साथ ईमानदार रहना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की समरी। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे चैनल की बुक समरीज पसंद आती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।